गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका मेंटर, आपका होस्ट डॉक्टर विकास शर्मा, स्टडी विद स्मृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए तो बात किया जाए। आज का जो टॉपिक है, डेट इज रिलेटेड विद द करेंट अफेयर्स। वेलकम अर्पण, हेलो। अंजलि लिंडा जी, वेलकम। मुझे लगता है कि एम आई ऑडिबल, मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? ठीक है, चलिए। तो आज जैसा एज यूजुअल हम लोगों ने बातें की थी प्रीवियस क्लास में भी कि हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ करंट अफेयर्स के बैचेस को भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स का जो सेशन जो है, आज इसका पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हम लोग कुछ अगस्त से रिलेटेड, जो आपकी अगस्त के महीने के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। गुड इवनिंग सरोज, गुड इवनिंग अस्विराज, गुड इवनिंग। चलिए, वेलकम, वेलकम टू ऑल। चलिए बात करते हैं। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग उतरे हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खासतौर से दो इंडिविजुअल हुआ फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, ऐसे बच्चे जो आपके क्या कहते हैं, अंग्रेजी में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे एक बैच, अर्जुन बैच के नाम से स्टार्ट किया गया है। और ये पूरी तरह से फोकस है इसके कोर में। अगर बात किया जाए तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके पास नोट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे भी पहले हिंदी में पढ़ना पड़ता है और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो आपकी इस समस्या से आप लोग को निजात दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। सगुन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। करिश्मा कुमारी, गुड इवनिंग। दिनेश, वेलकम। चलिए, तो हम लोग आज अपने सत्र को प्रारंभ करते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए, आपका पहला प्रश्न जो आपको जो दिया गया है, डेट इज रिलेटेड विथ हाल में ही पेतोंगाटान सिनेवात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? आपके पास विकल्प है इंडोनेशिया, दूसरा विकल्प है आपके पास वियतनाम, तीसरा थाईलैंड और चौथा लाओस। चलिए, जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जवाब दीजिए। आपके पास पहला प्रश्न है, हाल में पेतोंगटान सिनेवात्रा जो हैं, ये भी बता दूं कि इनके पिताजी और इनकी चाची दोनों लोग जो हैं इससे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मैं अभी देश का नाम नहीं बता रहा हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत पहले याकसिंग सिनेवात्रा का। इसके अलावा आप लोगों ने यांगलिक सिनेवात्रा का नाम सुना होगा, थाकसिंग सिनेवात्रा का नाम सुना होगा। ठीक है, थाकसिंग सिनेवात्रा इनके पिता हैं। ठीक है, तो जो जवाब है, डेट इज एक जवाब अवेलेबल, डेट इज द विवेक सिंह, वेलकम। थाईलैंड इज द राइट आंसर। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। 37 वर्ष की हैं आपकी पेतोंगटान सिनेवात्रा। और यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे श्रीथा थावसिन, उनको बर्खास्त कर दिया गया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑन द एथिकल चार्जेस। और उसके बाद थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री मात्र 37 वर्ष की अवस्था में वो बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके पिता जो थाकसिन सिनेवात्रा थे और इनकी चाची यांगलिक सिनेवात्रा, ये दोनों जो थे इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके थे। और तख्ता पलट हुआ, जैसे मिलिट्री तख्ता पलट होता रहता है आपके थाईलैंड में भी। और उसके बाद जो है आपके श्रीथा थावसिन को बनाया गया था आपका प्रधानमंत्री। अब उनके ऊपर एथिकल कंडक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बर्खास्त किया है। और फिर इसके बाद जो आपके पेतोंगटान सिनेवात्रा जो है फिर 319 वोट के साथ जीती हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? फेउ थाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फेउ थाई इनकी पार्टी का नाम है, सबसे प्रमुख पार्टी है आपके थाईलैंड की। ठीक है, एक बार देख लेते हैं उस चीज़ों के बारे में और जान लिया जाए। जैसे ये उनके पिता हैं, आपकी देख सकते हैं थाकसिन सिनेवात्रा। इसके अलावा देखा जाए कि आपकी पेतोंग सिनेवात्रा जो है, आपके पेतोंगटान सिनेवात्रा, ये आपकी है मात्र 37 वर्ष की अवस्था में है। और ये अभी सबसे कम एज की प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले आपके श्रीथा थावसिन थे और इनको हटा दिया गया है। अब इनकी जगह पर आपकी नई प्रधानमंत्री ये बनी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको और भी जान लेना चाहिए इससे संबंधित कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देश अपने आसपास में। जैसे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा, लाओस। ठीक है, याद रखिएगा, लाओस की अगर कैपिटल देखा जाए तो वियटेन जो है लाओस का कैपिटल है। इसके अलावा एक और कंट्री आपको थाईलैंड दिखाई दे रही है। और थाईलैंड का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि थाईलैंड का कैपिटल क्या है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बैंकॉक जो है ये आपके थाईलैंड का कैपिटल आपको नजर आ रहा होगा। ये बैंकॉक आपका थाईलैंड का कैपिटल हो गया। और इसके बाद अगर देखेंगे लाओस का,
तो वियतनाम जो है आपके लाओस का कैपिटल हो जाता है। इसी तरह से देखा जाए एक महत्वपूर्ण कंट्री आपका यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, बर्मा के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यांगोन इसका कैपिटल हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज रही हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कंट्री है आपका वियतनाम, जिसका कैपिटल आपका कौन सा है, हनोई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछा जाता है, खासतौर से इन कंट्रीज का कैपिटल। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, एक मिकोंग रिवर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से बहते हुए, मिकोंग रिवर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रिवर है, ठीक है। और इसी के बाद आप देखेंगे म्यांमार में एक रिवर बहती है जिसका नाम है इरावदी रिवर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत जो है आपका इसके साथ प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। इसके ऊपर कई सारे डैम्स भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपके लिए इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, हाल में ही 17वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित हुआ है? चलिए, गुड इवनिंग एनपी, रोशनी मिंजी, सी बिल्कुल सही जवाब था। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न अगर देखें, हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया है? विकल्प हैं आपके पास हैदराबाद, कोलकाता, रायपुर और लखनऊ। चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं, फास्ट। चलिए, अगर आप बहुत ध्यान से अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो 17वां दिव्य कला मेला, इससे पहले भी आपका दिव्यांग कला मेला जो है स्टार्ट हुआ था, ये आपके असम में इससे पूर्व का हुआ था। और इस बार का कहाँ हुआ है, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। कोलकाता नहीं, जितने लोगों ने रायपुर जवाब दिया है, सी इज द राइट आंसर। जिन लोग का जवाब रायपुर है वो बिल्कुल सही जवाब है उनका, रायपुर इज द राइट आंसर। यहाँ पर है, कलकत्ता नहीं है, हैदराबाद नहीं है, लखनऊ नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये रायपुर में हुआ है। और अभी जो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहा है कि आपके सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। 17 अगस्त को इन्होंने रायपुर में क्या कहते हैं 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। कई बार आजकल एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि उद्घाटन किसने किया, ठीक है। ये पिछले 2-4 सालों से ये ट्रेंड में चेंज आया है कि उद्घाटन करने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। तो उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है, आपके रायपुर से हैं ये। और इसके अलावा जब ये फंक्शन हो रहा था, जब इसके उद्घाटन के दौरान जो है आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जो थे, उन्होंने लगभग 5 एकड़ जमीन भी आपके खास तौर से दिव्यांग केंद्र के लिए जो है दिया गया है। कौन सा मंत्रालय है, तो अगर देखेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में एक विभाग है जिसका नाम है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है। तो ये जो विभाग है, इनके साथ ये मतलब 16 से लेकर के 23 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलता रहा है पिछले हफ्ते में। और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा दिव्यांग कारीगरों को बुलाया गया था और उनकी जो क्या कहते हैं कलाकृतियां रही हैं उनका प्रदर्शन किया गया। और उनको आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे उन्हें ऋण भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नौकरी मेले भी लगाए जा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप इस पर ध्यान देंगे। चलिए थोड़ा सा ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, ये आपका झारखंड है। आपको मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ का खासतौर से बलरामपुर और जसपुर जो एरिया है ये आपके झारखंड से कनेक्टेड है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पूरा है बलरामपुर का एरिया और जसपुर का एरिया जो है ये आपके छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड है। इसके अलावा झारखंड का देखा जाए तो गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया और सिमडेगा हो गया, ये आपके छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री तैयार करते हैं। अनिल कुमार, मेरे क्लास का पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं आज बात कर लेता हूं टेक्निकल टीम से, वो आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आपके पास विकल्प होते हैं, महाराष्ट्र ए आपका, बी विकल्प है आपका राजस्थान, सी विकल्प है आपका केरल और चौथा है आपका गुजरात। चलिए रामराज पासवान, गुड इवनिंग। पुष्होरो, गुड इवनिंग, वेलकम बेटा, वेलकम। चलिए विवेक सिंह बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अच्छा चलिए देख लेते हैं आगे। महाराष्ट्र
चलिए, इसका जो सही जवाब है वो आपका है क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। देखिए, अभी बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? महाराष्ट्र ने जनरली इस जो आइडियोलॉजी को ऑप्ट किया था आपके मध्य प्रदेश से, ठीक है? मध्य प्रदेश में इसी तरह की स्कीम चल रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि आपको समझना होगा यहाँ पर कि महाराष्ट्र के जो आपके सीएम हैं, आपके एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे होंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना प्रारंभ की, जिसमें 1500 रुपए पर मंथ जो है महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो आपकी जो क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे महिलाओं को लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक रूप में जो कहा जाए 1500 रुपए प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है? और इस तरह का ही प्रोग्राम जो है लाडली बहन योजना सबसे पहले मध्य प्रदेश में चलाया गया था और उसी को कहा जाए, उसी की इमिटेशन पर यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और सबसे बड़ी चीज क्या आप लोग बताएंगे कि झारखंड में इसी तरह का स्कीम चलाया गया है, ठीक है? झारखंड में भी इसी तरह का भी हाल में ही है, 1 अगस्त के आसपास जो क्या कहते हैं हमारे सीएम ने इस तरह का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो बताइए उस प्रोग्राम का नाम क्या है, जहां पर 1000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को। सोनी किस्कू, वेलकम, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए, झारखंड में जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन द्वारा स्टार्ट किया गया था राज्य की गरीब महिलाओं के लिए और प्रति माह इसमें 1000 रुपए की आर्थिक सहायता किया जा रहा है और इसके लाभार्थी जिसे कहा जाए आपके माझी बहन जो आपके महाराष्ट्र का प्रोग्राम, उसमें 1 करोड़ के करीब महिलाएं लाभार्थी हो रही हैं, जबकि झारखंड में देखा जाए 45 लाख महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। क्लियर हो रहा है? और इसके लिए 5500 करोड़ का बजट में आवंटन किया जाएगा हर साल, तो आप देख सकते हैं। और इसके लिए आवेदन 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो गया और अंतिम तिथि जो थी वो 15 अगस्त 2024 तक था, ठीक है? चलिए, तो ये मैया योजना प्रारंभ हुई है और कहा जाए कि ये शायद आने वाले इलेक्शन में एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा एक कहा जाए कि एडवांटेज देगा आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इससे लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो ये ट्रेंड हर जगह चल रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? आपके पास विकल्प है नेपाल, बी विकल्प है भूटान, आपका विकल्प सी है भारत और चौथा है म्यांमार। चलिए, ज्यादा बेहतर होगा अगर सीताराम जी अगर जॉब दे दे सरकार तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? चलिए, ये प्रोग्राम जुलाई 2024 में स्टार्ट किया गया। इसके आवेदन की तिथि लिखी गई है, 1 अगस्त से आप आवेदन कर सकते थे, ठीक है? चलिए, हाल ही में किस देश में 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? आपके पास विकल्प जो हैं, इसमें जो सबसे सही जवाब आता है दैट इज द भारत। भारत ये तीसरी बार ये मेजबानी कर रहा है इसका। और भारत का ये जो आइडियोलॉजी है, किसका आइडियोलॉजी के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था? सदर्न हेमिस्फीयर में अगर कहा जाए, हमारे ग्लोब को देखा जाए, हमारे अर्थ को देखा जाए, उसके सदर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको एकीकृत किया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। इसी उद्देश्य से वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपका ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किया जा रहा है। 3rd वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की जा रही है, ठीक है? अब इसमें अगर देखा जाए क्या है तो आप देख सकते हैं ये वर्चुअल समिट हुआ था। यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं विभिन्न राष्ट्र के 100 से ज़्यादा राष्ट्र के जो आपके लीडर्स थे वो इसमें अवेलेबल थे और ये सारा का सारा ऑनलाइन जो क्या कहते हैं इंटरेक्शन हुआ था इनके मध्य में और इंडिया ने इसे होस्ट किया है। अब इसमें देखा जाए 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और ये वर्चुअली आयोजित किया गया है, यानी कि आपके क्या है एक तरह का वेबिनार कह लीजिए, जहां पर सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग जुड़े हुए थे, जैसे हम और आप जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये शिखर सम्मेलन जो है बहुत लंबे समय से वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहा है और इसमें पूरी की पूरी अगर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था फूड सिक्योरिटी का और दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी।
इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बात किया गया। इसका थीम क्या था, तो आप देख सकते हैं इसके थीम के बारे में, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण, ये आपका समिट रहा है, इसका थीम रहा है। यानी कि सस्टेनेबल फ्यूचर को प्रमोट करने के लिए आप कहीं ना कहीं आपके जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो जितने भी देश हैं, 100 के करीब देश हैं, उनको कहीं ना कहीं एम्पावर्ड करने की बात की गई है। और यहाँ पे मूल मुद्दा रहा है खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, और उसके बाद जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करें। किस संस्थान में स्वदेशी हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की है? आपके पास इसरो, डीआरडीओ, HAL, BHEL। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। अनुज पासवान वेलकम। तो किस संस्थान ने स्वदेशी हवा से हवा यानी एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को विकसित किया है? आपके पास विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये नहीं रहा होगा, काट सकते हैं। इसके बाद HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी नहीं रहेगा। ऑब्वियस है कि इसका कोई भी मिसाइल से संबंध नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखा जाए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी नहीं है। DRDO इज द राइट आंसर। अगर देखा जाए DRDO इसका सबसे सही जवाब है। आप जरा कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1985 से 86 के बीच में, और उस प्रोग्राम के थ्रू 5 मिसाइलों को बनाया गया था। ठीक है, वो 5 मिसाइल थे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। इस तरह के कई सारे 5 जो है हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस प्रोग्राम का नाम क्या था। ठीक है, क्योंकि आपके जेपीएससी के सिलेबस को अगर आप फोकस करते हैं तो बकायदा मिसाइल्स प्रोग्राम का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये भी बता देता हूं कि इसको स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो आपके हमारे लेट भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो रहे आपके APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उनका रहा। ठीक है, पृथ्वी अग्नि, ये तो आप पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग जो आप पटना जो कोड याद रखते हैं वो तो समझ में आता है। इस मिसाइल के प्रोग्राम का नाम क्या रहा है ये बताइए। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए मिसाइल जो लॉन्च किया गया था तेजस के थ्रू लॉन्च किया गया था। तेजस क्या है? इट इज ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, ये जो है आपका है इस समय तेजस, और इस तेजस से अस्त्र को लॉन्च किया गया जो एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, 20,000 क्या कहते हैं किलोमीटर की ऊंचाई पे इसे छोड़ा गया। इस प्रोग्राम का नाम याद रख लीजिए, क्या था? मुझे लग रहा है कि जवाब नहीं था बच्चों के पास। मैं बता देता हूं क्या जवाब रहा है। इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की बात की गई थी, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 थे। ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा आपने सुना होगा ब्रह्मोस का नाम, वो आपका क्रूज मिसाइल है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, तो इसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपका ये आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, नजर आ रहा होगा आपको तेजस। ठीक है, ये तेजस है, लाइट के तेजस नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। ये आपका हल्का लड़ाकू विमान है 4th जनरेशन का, और इसको क्या कहते हैं भारत ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है। कोई बात नहीं अंजलि, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन मिले गैदर कीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए तेजस से अस्त्र मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं स्वदेशी वायु मिसाइल अस्त्र को तैयार किया गया। कहां परीक्षण किया गया है? गोवा के तट से किया गया। ठीक है, तेजस के माध्यम से 20,000 फीट की ऊंचाई पर अगर कहा जाए मतलब इसको सफलतापूर्वक छोड़ा गया है। और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो सुपरसोनिक टारगेट्स को हिट करती है। सुपरसोनिक मतलब कि ऐसे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा व्हीकल या कोई भी एयरक्राफ्ट जो आपके साउंड की रफ्तार से तेजी के साथ चल रहा हो, तो उसे वो क्या करेंगे? सुपरसोनिक मिसाइल्स के माध्यम से हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कौन सा देश बहुपक्षी त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का मेजबान है? विकल्प है आपके पास दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अमेरिका और मिस्र। चलिए, ये प्रश्न पिछले साल का है, 2023 का प्रश्न है ये, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ब्राइट स्टार इस बार अचानक फिर न्यूज में रहा है।
चलिए जल्दी जवाब देंगे। गीता कुमारी वेलकम बेटा, गुड इवनिंग। सर जेपीएससी का भी कुछ टॉपिक का क्लास लीजिए। ठीक है, एक काम कीजिएगा एनपी, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप अभी इसमें ना दे करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसमें जो आपके टॉपिक्स आपको चाहिए मैं उसको जरूर मतलब कंफर्म करूंगा, यहाँ पे मैं जरूर उसको लेकर के उतरूंगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये जो अभ्यास जो ब्राइट स्टार जो स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है आपके मिस्र के कैपिटल काहिरा में। ठीक है, और ये मिस्र के कैपिटल काहिरा में इसे प्रारंभ किया गया है। और इसमें आप देखेंगे बहुत डिटेल में तो इसमें पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स जो है, ये एक टुकड़ी जो है मिस्र के काहिरा में यहाँ पे बहुपक्षीय त्रिसेवाभ्यास में पार्टिसिपेट की थी। और यहाँ पे अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर, ये 4 कंट्रीज भी, इनके भी जो टुकड़ियां जो थी वो यहाँ पर पार्टिसिपेट की थी। आप देख सकते हैं डायग्राम मैंने आपको कुछ डाला है यहाँ पे, आप देख सकते हो 2023 में ही हुआ था इजिप्ट के अंदर में। ये इंडियन एयरफोर्स है जो क्या कहते हैं पार्टिसिपेट की थी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। ठीक है, 12 दिन का ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ था जिसमें इंडियन एयरफोर्स, सऊदी अरब, आपके अमेरिका, कतर, इजिप्ट, ये सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वालिकरी का अनावरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आने वाले समय का बड़ा ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। ये कहा जाए कि आने वाले समय में जितनी भी वॉर की पद्धतियां रहेंगी उसमें बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आने वाला है वालकरी। ठीक है, तो मैं आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। विकास कुमार राधे राधे, वेलकम विकास, वेलकम बेटा। चलिए चलिए जवाब देखते हैं। आपका विकल्प है आपके पास यूएसए, यूके, जर्मनी और यूएई, ये आपके पास 4 विकल्प हैं। किस देश ने सैन्य बल में हवाई युद्ध के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट वालकरी, ये एक तरह का ड्रोन का प्रोटोटाइप है, मैं आपको बताऊंगा, इसके इमेज को भी मैं दिखाऊंगा आपको। और बिल्कुल सही विकास कुमार, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो जवाब है डेट इज यूएसए इज द राइट आंसर। यूएसए इसके ऊपर लंबे समय से कर रहा है। देखिए हुआ क्या कि जब से यूक्रेन और रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई 2022 में, तो लगा था कि रशिया कभी भी मतलब चबा के रख लेगा और यूक्रेन को खत्म कर लेगा। लेकिन कहा जाए कि बड़े सस्ते टाइप के ड्रोन्स जो हैं तैयार किए आपके यूक्रेन ने, और वहां से सारी कंट्रीज का जो ओरिएंटेशन जो है अब ड्रोन फाइट्स की तरफ, यानी कि ड्रोन्स के उसी क्रम में एक प्रोटोटाइप तैयार किया वालकरी का। खासतौर से चाइना के द्वारा जो है बनाए जा रहे हैं ड्रोन को जो बहुत ही सस्ते और बहुत ही हल्के ड्रोन बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने प्रीडेटर ड्रोन का नाम सुना होगा जिसने त्राहिमाम मचा दिया था आपके अफगानिस्तान में। इसी क्रम में कहा जाए सस्ते ड्रोन बनाने की का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है, जिसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वालकरी। तो वालकरी अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कैसा है ये। वालकरी का रियल नेम है XQ-58A। ठीक है, ये अगले पीढ़ी का ड्रोन है, ड्रोन प्रोटोटाइप है, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टार्ट किया है इसको बनाना। ठीक है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, आप देख नहीं सकते हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी की मतलब कि आप उसे रडार पे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इसके सबसे बड़ी चीज क्या है। और ये साथ में अब ये ड्रोन के अंदर खासियत है कि अपने साथ मिसाइल कैरी कर सकता है और मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। ठीक है, और खास तौर से इसको जब ये देखिए, आप देख सकते हैं ये ड्रोन दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये जो है आपको ड्रोन नजर आ रहा होगा जिसे आप XQ-58 के नाम से, 58A के नाम से, इसी का नाम है वालकरी। ठीक है, और खास तौर से अमेरिका इस चीज से काफी सशंकित है कि आने वाले समय में जब अमेरिका के ऊपर अटैक होगा, तो अभी तक तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट रशिया को एक डर पैदा हुआ करता था कि रशिया अटैक कर सकता है। अभी कई सारे फ्रंट है अमेरिका के अंदर जो है, चाइना का भी डर अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो बेरिंग स्ट्रेट रहा है आपका, बेरिंग स्ट्रेट अलास्का के पास का जो क्षेत्र है, वहां पर चाइना ने और रशिया ने मिलकर के एक एक्सरसाइज किया है आपका वहां पर। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होने वाली आने वाले समय में, अगर कहा जाए ड्रोन का। ठीक है, चलिए कुछ नेशनल न्यूज में अगर बात किया जाए, हाल ही में खबरों में रहा तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके पास विकल्प है असम, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार। चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए जल्दी जवाब दीजिए।
इंदू जी जोहार। चलिए, तिस्ता 5 क्यों इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी क्या हुआ है, वहाँ पे भूस्खलन हुआ, ठीक है, और भूस्खलन में 6 घर भी बर्बाद हो गए, ठीक है, और इसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन का जो है उसकी बिल्डिंग भी जो है एनएचपीसी की बिल्डिंग वो भी आपकी उसकी भी इमारत ध्वस्त हुई है, ठीक है, तो इसलिए अचानक ये न्यूज़ में रहा है। तीस्ता अपने आप में महत्वपूर्ण नदी है और ये क्या कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र जो है ये सिक्किम में है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सिक्किम अपना जवाब में डाला है, जवाब में जिनका जवाब सिक्किम है, वो बिल्कुल सही है। इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं तिस्ता के ऊपर, ठीक है। सिक्किम का जो गैंगटॉक जिला है, वहाँ पर तिस्ता 5 आपका कहा जाए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आज से प्रारंभ नहीं, 1999 से ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है और 2008 से 99 में इसे शुरू किया गया था और 2008 से ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हो चुका है। मतलब ये अपने यहाँ कहीं न कहीं जो है ये अपने फॉर्मेट को कवर कर रहा है, उत्पादन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे लगभग 510 के करीब मेगावाट के करीब जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और ये रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है, यानी कि इसमें कहीं पानी को स्टोर नहीं किया जा रहा है। बहते हुए पानी के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करने की कोशिश नहीं की, जैसे एक होता है बांध बनाते समय पानी को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि पानी के बहाव को होने दिया जाता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और इसके थ्रू कहीं पे भी पानी का मतलब क्या कहते हैं रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो तिस्ता रिवर जो है ये आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश में जाती है और ये अंत में ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़ जाती है और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और फिर ये बांग्लादेश में इंटर करती है और ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सीमा बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से पता चलेगा कि यहाँ पे आपका सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम से इसकी ओरिजिन स्टार्ट होती है गैंगटॉक से, यहाँ से ये बहना शुरू करती है, फिर ये धीरे 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 पहुँचती है आपके बंगाल में, फिर बंगाल में जाकर के ये बांग्लादेश में और बांग्लादेश के अंदर में ये कहाँ पर आपके ब्रह्मपुत्रा के साथ जो है क्या होता है जुड़ जाती है, उसमें वो गिर जाती है। तो ये हो गया आपका, तो ये याद रखेंगे तिस्ता रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, सिक्किम से इसकी ओरिजिन है। अच्छा, जरा आप लोग जवाब देंगे, इस जीव को आप लोग पहचान रहे हैं क्या? चलिए जरा, ये जीव जो आपको दिखाई दे रहा है कोई पहचान सकता है कि ये क्या है? ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अभी हाल में पाया गया है, देखने को मिला है। वैसे ये पाया जाता था भारत में लेकिन लंबे समय से विलुप्त हो चुका था और अभी दिखाई दिया है, ठीक है। छोटा सा क्यूट सा नजर आ रहा है लेकिन जहरीला है। ठीक है, चलिए विकास जी, नहीं बेटा ये पांडा नहीं है विष्णु, ये पांडा नहीं है, पांडा बिल्कुल अलग है। चलिए बात करते हैं, इसका नाम है स्लोथ लॉरिस, ठीक है। स्लोथ लॉरिस ये जीव है और इससे संबंधित प्रश्न पहले हम बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा स्लो लॉरिस क्या है? नंबर 1 प्राइमेट, नंबर 2 मकड़ी, नंबर 3 मेंढक, नंबर 4 सांप, ठीक है। प्रश्न को ज्यादा और कठिन बनाया जा सकता था। प्राइमेट्स स्पाइडर की जगह हम लोग ये ऑर्थोपोड्स यूज कर सकते थे, मेंढक की जगह एम्फीबियन यूज कर सकते थे, सांप की जगह रेप्टाइल्स यूज कर सकते थे, तो प्रश्न और ज्यादा टफ हो जाता, ठीक है। नहीं विकास कुमार, ये पांडा नहीं है, पांडा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये स्लो लॉरिस जो है इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोग के जवाब का वेट कर रहा था लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब प्राइमेट्स, ये एक प्राइमेट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दिखाई दे रहा होगा, इसकी लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं और इसमें से ये प्रजातियां जो है IUCN के ये रेड बुक में एग्जिस्ट करता है और ये आपके कहा जाए कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूडेड है। मतलब कहा जाए कि ऐसे जीव जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हो गए, विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है। और कहा जाए लंबे समय से ये दिखाई भी नहीं दे रहे थे, अचानक जो है क्या कहते हैं आपका ये दिखाई दिया है। जनरली ये जो जीव, अगर इसके बारे में बात करें, ये प्राइमेट जो है आपके असम का शिमला बगान में ग्रामीणों को अचानक दिखाई दिया, ठीक है। और ये लुप्त प्राय था, इससे पहले कभी किसी ने स्लो लॉरिस जो है लंबे समय से देखा नहीं था लोगों ने, ठीक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ये पाए जाते हैं और ये जनरली ये प्राइमेट जो होते हैं विषैले होते हैं, ठीक है।
विषैले होते हैं। इनकी लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो बंगाल में पाए जाने वाला स्लो लॉरिस, और यही मिला है यहाँ पर IUCN के रेड लिस्ट में है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कानूनी रूप से इसे संरक्षित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है कि ये आपका बंगाल का लॉरिस है। वैसे तो 9 प्रजातियां हैं, लेकिन जो प्रजाति जो भारत में पाई जाती है वो है बंगाल का स्लो लॉरिस। ठीक है, जिसे आप नेक्टिसिबस बैंगलियसिस के नाम से जान रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम। इसके अलावा देखा जाए कि ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और ये अपने स्लाइवा के साथ इस तरह से जब ये, वैसे तो ये कहा जब जहरीला नहीं है, लेकिन जब ये अपने स्लाइवा के साथ अपने मिक्स कर करके अगर ये काट ले तो फिर ये जहरीला हो जाता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। स्लो लॉरिस के बारे में बहुत दिन बाद दिखा है लोगों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? ठीक है, जवाब तो बहुत आसान सा है। लंबे समय से लोग इस चीज के बारे में सुनते आ रहे होंगे, और मतलब 90% बच्चे जवाब सही ही देंगे। ठीक है, इसकी उम्मीद होगी। पहला बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये 4 विकल्प हैं आपके पास। कि हाल में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी के स्रोत खोजे हैं? चलिए जवाब देखते हैं। विकास कुमार, बी मंगल, सबका जवाब बी और मंगल ही आ रहा है, और जवाब सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लंबे समय से मंगल की बात हो रही है कि मंगल पे पानी है, पानी है, पानी है। हाँ, चलिए, तो अगर कहा आप लोगों ने बोला कि सर ये तो पुरानी घटना है, हम लोग लंबे समय से जान रहे हैं, तो फिर आप इसको दोबारा क्यों लेकर के आए? ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण तो नजर नहीं लगता, और ऐसा प्रश्न है जो हर एक आदमी टिक मार करके चला जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक हमें जो पानी मिल रहा था मंगल पे, जिसके प्रमाण मिले थे, वो आइस के फॉर्मेट में थे, और अभी ढूंढने पे ये पता चला है लोगों को अध्ययन के दौरान कि ये जो पानी जो है वो वास्तव में जल के रूप में है और 12 किलोमीटर नीचे। ठीक है, आपके मंगल का जो क्रस्ट है वहां पर आप देख सकते हैं। मंगल में आपका एक रोवर है जिसका नाम है प्रिजर्वेंस। ठीक है, इस प्रिजर्वेंस रोवर ने बकायदा पानी निकाला है, पानी को ढूंढ निकाला है। ठीक है, और बताया है कि मार्स पर लिक्विड के फॉर्मेट में, कहा जाए मतलब आइस के फॉर्मेट में नहीं, लिक्विड के फॉर्मेट में पानी मौजूद है। और ये माना जा रहा है ये पानी एक समय जब यहाँ पे ऊपर समुद्र, जब ये सरफेस पर पानी रहता था, तो ये पानी रीस कर करके जमीन पर चला गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो चट्टानी परत है उसके भीतर में बड़ी मात्रा में तरल पानी पाया गया है। अभी तक ध्रुवों पर जो पानी पाए गए थे वो बर्फ के रूप में पाए गए थे। अब इसी बीच में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकों ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था मार्टियन मिस्कस्ट में तरल पानी का होना, इसको लेकर के शीर्षक के नाम से उन्होंने किया था। ये पानी लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में स्थित है, और कहा जाए कि यहाँ पर 1 या 2 किलोमीटर के गहरे समुद्र को भर सकता है। ये मतलब बोला जा रहा है कि इतना पानी मौजूद अभी मिला है। तो अर्थ क्रस्ट में ये पानी अभी तक जो एक रहते थे पहले कि पानी एग्जिस्ट होगा या मंगल पे पानी हुआ करता है या मिल सकता है, इस संभावनाओं को अभी संभावना नहीं लगी, अभी पानी मौजूद है। याद रखिएगा प्रिजर्वेंस के बारे में, जो रोवर है जिसने ढूंढा है इस चीज को। हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के वनीकरण को निधि देने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? आपके पास विकल्प है विश्व बैंक, दूसरा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेस्को। ये आपके पास 4 विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए जेनित, बिल्कुल सही जवाब है आपका, वर्ल्ड बैंक। जिन जिन लोगों ने वर्ल्ड बैंक मारा है या वर्ल्ड बैंक लेकर के चल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। जेम्स बॉन्ड से अलग होकर के कई तरह के और भी बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए कॉर्पोरेट बॉन्ड सुना होगा, म्युनिसिपल बॉन्ड सुना होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड सुना होगा। इसी तरह से एक बॉन्ड निकाला जाता है जिसका नाम है कार्बन रिमूवल बॉन्ड। कैसे आया? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है, जब कार्बन एमिशन की बात हो रही थी तो उसमें कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया, और उस समय कार्बन क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को इंश्योर करने के लिए
कार्बन बॉन्ड की बात की गई है। बॉन्ड क्या होता है? अगर मान लीजिए कि इसके थ्रू वर्ल्ड बैंक बॉन्ड इशू करेगा, आप और हम जैसे लोग जो हैं उस बॉन्ड को खरीदेंगे, उस बॉन्ड से जो धन प्राप्त होगा, उस पैसे को यूज़ किया जाएगा अमेज़न जंगल में दोबारा वनों को लगाने में, पेड़ों को लगाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब सोचेंगे कि इस कार्बन बॉन्ड से फ़ायदा क्या है? तो कार्बन बॉन्ड से फ़ायदा ये है कि अगर आपने उसमें धन दिया, कल के डेट में आपको एक समय के बाद 9 साल की अवधि के बाद उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ आपको उस पे लाभ मिलेगा। ग्रीन बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड आज के लिए बहुत ही प्रचलित वर्ड हैं। इनकी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में काफ़ी कीमत भी है। चलिए बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। पिछले कुछ समय में अमेज़न का जो जंगल, जो वास्तव में कहा जाता है पूरी दुनिया का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, बहुत लंबे समय से त्रासदी में रहा। क्या त्रासदी रहा? लगातार यहाँ पर जंगल जलते जा रहे थे। कहा जाए ये रेन फॉरेस्ट है और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे पिछले 3-4 सालों के अंदर में 73,000 से ज़्यादा जंगल के जलने की खबर पाई गई है। 73,000 इंसिडेंट्स पाए गए हैं यहाँ पर। किस चीज़ के लिए? जहाँ पर जंगल में जले आग लगी है। ठीक है? ये रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर है। अमेजन अपने आप में महत्वपूर्ण रिवर है। ये देखिए अमेजन का एरिया कितना बड़ा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ब्राज़ील, बोल्विया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और आपका फ्रेंच गुयाना, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, इतने पूरे के पूरे क्षेत्र में ये पाया जाता है। यानी कि अमेज़न रिवर के किनारे बसा हुआ जंगल, अपने आप में फ़िल्मों में देखा होगा, एनाकोंडा देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो उस तरह की पाई जाती है। कहा जाए कि दुनिया में लगभग 1/10 ऑफ द नोन स्पीशीज़ ऑफ द अर्थ जो है, वो इस जगह पे पाए जाते हैं। यहाँ पर अलग किस्म के आपका टाइगर्स की एक कैट की एक किस्म पाई जाती है जिसका नाम है प्यूमा, मिला होगा। जो शूज़ पे आप देखते हैं ना, दैट इज़ द प्यूमा, वो भी यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा देखा जाए 1 मिलियन इंडिजीनियस लोग जो है, ट्राइबल कल्चर भी यहाँ पे मौजूद है, लगभग 10 लाख के करीब। इसके अलावा 3 मिलियन के करीब प्लांट और एनिमल की प्रजातियां यहाँ पे पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहाँ पे जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें और क्या दिखाई देता है इसमें, 9th लार्जेस्ट कंट्री जो है, इफ इट इज द कंट्री, अगर कंट्री के रूप में देखा जाए तो ये 9वां सबसे बड़ा कंट्री बन सकता है। तो ये आपका रहा, और इसको बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ पर कार्बन बॉन्ड इशू कर रही है। उससे जो पैसे प्राप्त होंगे, उस पैसे से यहाँ पर जंगलों का दोबारा लगाया जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगभग इससे $225 मिलियन पैसे अर्जित किए जाएंगे, और इस पैसे से क्या होगा, जो क्या कहते हैं वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? आपके पास विकल्प है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। ये आपके पास 4 महत्वपूर्ण विकल्प हैं। चलिए जवाब सबका सही रहा है। लक्ष्मण, रामराज, बिल्कुल सही बेटा, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही। शिवानी, विकास। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? बड़ा आसान सा प्रश्न रहा है, और ये सवाल जो अगर जो लोग जो जान रहे हैं, इसका सही जवाब है डेट इज नई दिल्ली। ठीक है? नई दिल्ली इसका सबसे सही विकल्प होता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे खास तौर से रेडिकलाइजेशन, यानी कि कहा जाए जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो आपके टेररिज्म की बात की जा रही है, अतिवाद की बात की जा रही है, उससे लड़ने के लिए फोकस किया गया था। कॉम्बेटिंग टेररिज्म कंटेंट ऑनलाइन, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन इंडियाज रीजनल ट्रैक जो है कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नई दिल्ली में आपके 21-22 अगस्त को किया गया। ठीक है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या है इसके बारे में और जान लेते हैं। तो कहा जाए कि आपके ऑनलाइन कट्टरपंथ को संबोधित करने के लिए 21 से 22 अगस्त को नई दिल्ली में ये क्षेत्रीय सम्मेलन किया गया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक दस्ता बनाया गया, एक परिषद बनाया गया, काउंसिल बनाया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वैश्विक आतंकवाद निरोधक परिषद, यानी कि कहा जाए ग्लोबल टेररिज्म प्रिवेंशन काउंसिल। ये तैयार किया गया। इसमें कितने मेंबर हैं? सहयोग में देखा जाए भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, और आपके यूरोप के विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। और यहाँ पे मूलतः फोकस किसको किया गया था कि आतंकवाद को, मतलब जो को प्रिवेंट करने के लिए
और जो क्या कहते हैं उग्रवाद जो जैसी चीजें जो बढ़ रही हैं, उन सब चीजों की चुनौतियों को कैसे सल्टाया जाए, इसको लेकर के ये समिट कार्यरत रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हाल ही में खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण रहा अभी हाल में। आपके पास विकल्प है, विकल्प ए राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा हरियाणा। चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए विकास कुमार, आंसर है सी गुजरात। चलिए और देखते हैं बाकी लोग का जवाब, मैं वेट कर रहा हूं। बेटा आप सब लोग एक प्रवृत्ति अपने अंदर डालिए, वो है जवाब देने की। गलत होगा, ठीक है, गलत होगा तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। कम से कम जो चीज एक बार गलत करेंगे वो दोबारा गलत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पे देखते हैं। काकरापारा जो है ये आपके गुजरात में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, थोड़ा सा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं काकरापारा के बारे में, ठीक है। इसे हम लोग कैप्स 4 के नाम से जानते हैं। इससे पहले भी कैप्स 4 से पहले कैप्स 3 ऑलरेडी काम कर रहा था। देखिए गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है, कहा जाए ये 700 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर रहा है, जो 21 अगस्त 2024 से अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इससे पहले काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कैप्स 4 जो है, इससे पहले कैप्स 3 भी जो था कार्य करना के बाद हुआ है। पहले कैप्स 3, अभी तक इसके 4 चरण तैयार हो चुके हैं। कैप्स 1, कैप्स 2, कैप्स 3, कैप्स 4, ये चौथा चरण जो है, चौथा जो है आपका परमाणु संयंत्र तैयार किया गया है। भारत की योजना है कि 1931-32 तक जो है आपके इसके माध्यम से 14 और रिएक्टर बनाने की। महत्वपूर्ण ये है, ये सारे के सारे रिएक्टर जो हैं, जो अभी तक कैप्स का जो रिएक्टर बनाया गया वो इंडिजीनियस है, यानी कि स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको संचालित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, NPCIL, एकमात्र ऐसी संस्था है जो आपके जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसको ऑपरेट करती है, उसको कंट्रोल करती है और उसको स्टैब्लिश करती है। आपने अगर जिन लोगों ने देखा होगा आपका क्या कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे NPCL नाम आपको कई बार सुनाई दिया होगा। जब उस समय जब मनमोहन सिंह, आपके अनुपम खेर जो एक्टिंग कर रहे थे, तो बार बार जो है न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल लेकर के आ रहे थे। उस समय भी आपका ये नाम काफी चर्चित रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनके जितने भी संयंत्र हैं, उनको संचालित करती है, उसको कंट्रोल करती है। भारत में माइनिंग की अगर बात किया जाए तो यूरेनियम की माइनिंग के लिए एकमात्र संस्थान का नाम है जिसका नाम है यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। अभी तक एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक मिनरल्स जो है उसको किसी भी तरह से रिजर्व कैटेगरी में ही रखा गया है। कभी भी अंबानी, अडानी या बाकी जैसे जो बड़े उद्योगपति जो हैं उनको इसका कार्य नहीं दिया गया है, तो भी कहा जाए उसका निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। NPCL लिमिटेड, दैट इज द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, NPCIL याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो है भारत अभी तो प्लान कर रहा है कि 31-32 तक भारत अपनी क्षमता को 22,480 मेगावाट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। JPSC में अगर आप देखेंगे, आपका जो पेपर नंबर 6 है, पेपर नंबर 6 का जो आपका 5वां खंड है, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर डिटेल में चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपके काम की, जैसे इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर है, तो काकरापारा में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 आपके जो है तापी नदी के पास जो है आपके जो गुजरात है वहां पर स्टार्ट किया गया है। ये सबसे भारत का पहला, एक इंपॉर्टेंट चीज, भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम आप लोग बताइए जो स्टैब्लिश हुआ था। मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं, ठीक है। भारत ने सबसे पहला अपना जो है परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया था वो कौन सा था, ठीक है, और कहां पर था। चलिए इसके अलावा देखा जाए कर्नाटका एक इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में है केगा, याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कर्नाटका में केगा है, केगा में अभी जो है 4 यूनिट तैयार हो चुके हैं, KGS1, KGS2, KGS3, KGS4, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में लगभग 6 यूनिट चल चुकी है, जिसे हम लोग बोलते हैं राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। यहाँ पर RAPS1, RAPS2, RAPS3, RAPS4, ठीक है, RAPS5, बिल्कुल सही विजय कुमार, बिल्कुल सही। तारापुर, भारत का सबसे पहला संयंत्र जो था वो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो है स्टैब्लिश किया गया था, कहाँ पर, आपके महाराष्ट्र में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। क्या आपके अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी एक है नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, यह आपके उड़ीसा, आपके उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा मद्रास में आपका है, देखेंगे
कलपक्कम में जो जगह है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, और कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है स्टैब्लिश किया गया तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये कुछ रिएक्टर्स के बारे में जानकारी ले ली गई। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? पहला विकल्प आपके पास अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग, सितारों तक भारत की यात्रा, चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपको दिया गया है। नीलम विश्वकर्मा, गुड इवनिंग, वेलकम। ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ये आप जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए जवाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका जो सही जवाब है डेट इज चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। याद रखिएगा, भारत ने अपना नेशनल क्या कहते हैं स्पेस डे जो है हम लोगों ने बनाना शुरू किया आपके 23 अगस्त को, ठीक है। तो 23 अगस्त को हम लोगों ने नेशनल स्पेस डे 2024 से इस्टेब्लिश किया। ये पहला वर्ष रहा है जब हम इसे करने जा रहे हैं। इसका थीम था क्या? टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, ये इसका थीम रहा है, इंडियाज स्पेस सागा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका थीम था, याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि मून पर पहुंचना भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में से रहा है। पर्पस क्या रहा है कि अपने स्पेस मिशन और अपने अचीवमेंट्स को बताते हुए जो हमारा जो युवा वर्ग है, जो राष्ट्रीय युवा है, उसको उसकी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। और इस चीज के ऊपर खास तौर से इम्फेसाइज करना, इस जोर देना कि जो आपके जो अंतरिक्ष में जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, जो एक्सप्लोरेशन किए जा रहे हैं, जो अन्वेषण किए जा रहे हैं, उससे जो जनरेट तकनीक और जो है वो समाज के कितने कार्य आ सकती है। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अगर देखेंगे तो उसमें आप लोगों ने इनसेट प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। आज हम जो आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हम जो बात कर पा रहे हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पे जो भी आपको जितने भी तरह के आप दिखा रहे हैं, ये सब चीज की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ अवर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोग्राम रहा है। यहाँ पर याद रखना होगा 23 अगस्त 2024 को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? विक्रम लैंडर, जो विक्रम रोवर जो था, वो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का प्रतीक ये दिखा था। इसी दिन हुआ था, याद रखिएगा। और भारत इस अज्ञात क्षेत्र पर उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया था। इससे पहले कुल मिला के 3 और देश थे जो पहुंच चुके थे। आप जानते होंगे, यूएसए, रशिया एंड चाइना, और उसके बाद चौथे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में खबरों में रहा डबूर बांध किस राज्य में स्थित है? विकल्प हैं आपके पास असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 4 आपके पास विकल्प हैं। बहुत ही विवाद का विषय रहा है अभी आज के डेट में। डबूर बांध जो है हमेशा न्यूज में रहा है इधर, क्योंकि एक कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि डबूर बांध पे जो है पानी के प्रवाह को छोड़ देने की वजह से इस समय बांग्लादेश में जो बाढ़ आया है वो इसकी वजह से ही आया है, ठीक है। तो डबूर बांध इस समय काफी न्यूज में रहा है। अब ये बांध कहाँ पर है? असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और सिक्किम। चलिए जवाब देखते हैं। उपेंद्र सोनी, सी। चलिए, त्रिपुरा इसका सही जवाब है। जो लोग त्रिपुरा वो मतलब जान रहे हैं या त्रिपुरा को जवाब दिए हैं वो बधाई के पात्र हैं। आप देख सकते हैं ये आपका त्रिपुरा नदी हो गया, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डुबूर बांध। डुबूर बांध जो है आपका नजर आ रहा है त्रिपुरा में, ठीक है। यहाँ पर एक लेक है और यहाँ पे इस लेक के ऊपर बंधा हुआ ये बांध है जिसको हम लोग बोलते हैं डुबूर डैम, ठीक है। ये किस नदी के ऊपर है ये भी पूछा जा सकता है। ये नदी का नाम है गुमटी रिवर, ठीक है। गुमटी रिवर महत्वपूर्ण नदी है। बाद में जाकर के ये मेघना सिस्टम में, जो आपके बांग्लादेश में जो मेघना नदी है, उससे जुड़ जाती है, ठीक है। ऐसा माना जा रहा था कि बांग्लादेश की तरफ से आरोप लगाए गए थे, और अभी हाल में हमारे जो क्या कहते हैं कैबिनेट की तरफ से इस जवाब दिया गया, विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई है। डुबूर बांध में जो पानी है उसको नहीं छेड़ा गया है, डुबूर बांध में पानी को नहीं रोका गया है, उसकी वजह से कहाँ बाढ़ आ रहा है ऐसी कोई कंडीशन नहीं रही है। तो ये बांग्लादेश की तरफ से एक आरोप लगा था, ठीक है। समझ सकते हैं यहाँ पर शेख हसीना जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ी एक लॉबी जो है अगेंस्ट काम कर रही है आपके इंडिया के ऊपर,
और यहाँ पर कहा जाए आने वाले समय में जो भी सरकार, जैसे अभी आपके यूनुस जी आए तो हैं, लेकिन अभी कहा जाए कि उनका ओरिएंटेशन जिस तरह से है, आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत ही अच्छे नहीं होने जा रहे हैं भारत के। तो ये बड़ा स्ट्रेटजिकल कंडीशन रहा है इस समय अगर कहा जाए, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, वो काफ़ी सचेत होगा इस चीज़ को लेकर के। चलिए, तो कहा जाए विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को इनकार किया गया कि पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ गुमटी नदी में त्रिपुरा के डब्बूर बांध के खुलने के कारण आई है। भारत ने इसे रिजेक्ट किया है। ठीक है, ये कहा जाए गुमटी रिवर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश से होकर के बहती है और दाऊद कंडी जगह जो है वहां पर ये मेघना नदी प्रणाली से जुड़ जाती है। ठीक है, और यही मेघना नदी में बाढ़ आया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य किसानों में सभी फसलों को कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? विकल्प हैं आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। जल्दी जवाब देंगे, बहुत ही अभी कहा जाए कि भारत में ही है। चलिए, सही जवाब है इसका हरियाणा। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या है ये? किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए और किसानों को उनके को सही मूल्य देने के लिए आपका क्या होता है, सरकार की तरफ से पहले ही मूल्य निर्धारित कर दिए जाते हैं फसल की बुआई से पहले ही, और इसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, अभी हाल में हरियाणा सरकार ऐसी रही है जिसने बोला कि सभी फसलों पर हम एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा कैबिनेट में फैसलों का एमएसपी में ये कहा गया है। नायब सिंह सैनी जो हैं, ये आपके हरियाणा के आपके सीएम हैं और इन्होंने बोला कि एमएसपी खरीद को मिली मंजूरी, हर फसलों को अब दी जा रही है एमएसपी पर, हर एक फसल खरीदी जाएंगी। ठीक है, अभी तक गेहूं चावल कुछ 22 फसलों को ही पे ही एमएसपी प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन अब हरियाणा पहला राज्य है जो हर फसल पे एमएसपी पर खरीदेगा, उसको निर्धारित करेगा। चलिए देख लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है और ये करने वाले पहले राज्य हो गए। कहा जाए कि इसके अलावा उन्होंने सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ का कर्ज माफ किया है। अभी हाल में हमारे यहाँ भी कर्ज माफ करने का सीजन चल रहा है। अभी 50,000 तक जो कर्ज माफ किया जाता था उसको बढ़ा करके खुद हमारे सीएम ने जो है उसे 2 लाख तक का एक डायरेक्शन दे दिया है कि 2 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एमएसपी कितना एमएसपी मिलना चाहिए, इस पे सुझाव कौन सा देता है? तो उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है सीएसीपी। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, ये कहा जाए तो अगर देखा जाए सीएसीपी जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, ये आपका एमएसपी के लिए जो है सुझाव देता है, रिकमेंडेशन देता है। लेकिन इसको निर्धारित कौन करता है? तो याद रखिएगा सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ये निर्धारित करता है कितना एमएसपी होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। मिराज रहीन वेलकम, जोहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? मुक्केबाजी, पत्रकारिता, तीसरा विकल्प है शास्त्रीय नृत्य और चौथा है वैज्ञानिक थी। चलिए जल्दी जवाब दीजिए, ये 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए, विकास कुमार सी, जैनत सी, चलिए सुजाता नायक ए, सुजीता नायक, इंदु सी। चलिए, जिन लोग का जवाब बेटा, आपका जवाब जिनका शास्त्रीय नृत्य रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, ये तीनों तरह के डांस में उनको महारत हासिल था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उनकी पुरानी और नई तस्वीर दोनों मैंने ऐड ऑन की। ठीक है, ये है आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, देख सकते हैं, और लगभग 83 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि आपके महत्वपूर्ण आपके कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया और भरतनाट्यम,
ये देखा जाए आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1940 में। 5 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने आपकी दीक्षा प्रारंभ कर दी थी और उस समय से डांस करना प्रारंभ कर दिया था। और प्रसिद्ध गायिका रुक्मणी देवी अरुंडेल जो थे, उनके अधीन जो है इन्होंने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो ये एक जानकारी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। अगला प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर जिन लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उन्हें ये चीज आज के न्यूज़पेपर में जरूर मिल गया होगा। एक वर्ड है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये किस देश से संबंधित है? नंबर 1 सीरिया, नंबर 2 इराक, नंबर सी आपका जो है यूएई और चौथा है आपका डी ईरान। चलिए जल्दी जवाब देंगे। रितु कुमारी गुड इवनिंग, वेलकम। चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है ईरान। ये है क्या, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा न्यूज में रह रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ क्षेत्र हैं ईरान में, ईरान का अपना कुछ एक टेररिस्ट संगठनों के साथ अपना एक तालमेल है, उनका एक अपना एक सेंटर है। ठीक है, जिसको लेकर के हमेशा विवाद और न्यूज़ में ये चीज़ें रहती हैं। आप देखते होंगे आज न्यूज़ में सुना होगा कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है आपके किसके ऊपर? हिजबुल्लाह ने अटैक किया आपके इनके ऊपर अटैक किया है इज़राइल के ऊपर। लगभग कुछ काफ़ी अटैक जैसे कुछ 12,000 के करीब जो है कुछ रॉकेट्स जो हैं वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, और 9 से 10 ठिकाने रहे हैं आपके गोलान हाइट के ऊपर इज़राइल के, जिसके ऊपर अटैक किए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखे होंगे। तो वहाँ पर प्रभात खबर में आज की न्यूज़ में ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था। जानते हैं क्या है, पहले समझते हैं। देखिए ये आपका पहुंच गए हम लोग इजराइल और ईरान के। इजराइल का क्षेत्र है। अब देखा जाए कि ईरान के कुछ आपके आतंकवादी या टेररिस्ट संगठन के साथ या इस्लामिक संगठन के साथ संबंध है। किसके किसके साथ है? इराक में देखा जाए तो असाबिल अल हक, किताबुल हिजबुल्लाह, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर हो जाते हैं। लेबनान में है हिजबुल्लाह है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हमस से भी ज़्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हथियारों की मतलब कहा जाए उनके पास लगभग माना जाता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा मिसाइल्स और आपके रॉकेट्स हैं, और अभी उन्होंने रॉकेट से ही हमला किया है आपके। इसके अलावा देखा जाए गाजा में अगर देखा जाए तो हमास हो गया आपका। तो ये कुछ ऐसी संगठन है। इसी तरह से यमन में देखा जाए तो हाउती एक क्या कहते हैं वो ग्रुप है। ये जो है सारे के सारे ग्रुप जो हैं ईरान को समर्थन करते हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इस डायग्राम में कि ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन में देखा जाए तो ये सीरिया में इनका प्रभाव है, फिर इसके बाद इराक में प्रभाव है, लेबनान में हिजबुल्लाह के माध्यम से, गाजा में देखा जाए हमास के माध्यम से, यमन में हाउतीज के माध्यम से इनका प्रभाव इस पूरे के पूरे क्षेत्र में है। तो अभी हमस का जो एक नेता था जिसका नाम था हनिया, ठीक है, इस्माइल हनिया जो थे, उनको जो है इजराइल ने तेहरान में ही यानी ईरान के कैपिटल में ही अटैक किया, हवाई हमले से मार के गिरा दिया। ठीक है, तो इसके बाद विशेषज्ञों का अब ये मानना है कि आने वाले सहयोगियों के माध्यम से, जो इनके सहयोगी हैं कौन कौन से, ये सहयोगी जो आपको नजर आ रहे हैं वो सहयोगी कौन से हैं? जैसे हिजबुल्लाह हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद असीब अल हक हो गए, फिर इसके बाद गाजा में हमस हो गया, हाउती हो गए। इनके माध्यम से ये जो इनके आपके जो हिजबुल्लाह, हमस या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहादी जो है, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं आने वाले समय में इजराइल पर अटैक करेगा। ये जो इनका ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसी ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला प्रश्न, विनेश फोगाट जिन्हें हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया गया, किस खेल से जुड़ी? बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, आपको शायद ही किसी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे नहीं मालूम होगा। आपके पास विकल्प हैं मुक्केबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कुश्ती। मनोज झा, ये आपका करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है। चलिए, जैनित, कुश्ती 19 का डी, विकास कुमार। चलिए, जवाब किसी से गलत नहीं होगा। याद रखिए, बहुत बड़ी चीज थी। पेरिस ओलंपिक में 2024 में अयोग्य घोषित हो गई, सबको मालूम है।
एक बहुत बड़ा शौक रहा है भारत के लिए भी। और कहा जाए गई भी तो कितने से 100 ग्राम। वो रात उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा। सुनने में आता है कि उन्होंने अपने बाल काटे, अपने नाखून काटे। रात भर वो क्या कहते हैं वर्कआउट करती रहीं, दौड़ती रहीं, रोप स्कीपिंग करती रहीं। इवेंट के अंत में अपने वजन को कम करने के लिए उन्होंने अपने बॉडी से ब्लड तक को बाहर निकाला। तो ये बड़ा स्ट्रगल, आप समझ सकते हैं कि एक एथलीट किस तरह से अपने लाइफ को मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी एक एथलीट के लिए ओलंपिक को में गोल्ड को या सिल्वर को या किसी मेडल को होल्ड करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि किस वर्ग में अभी तक की जो है आपकी विनेश फोगाट पार्टिसिपेट की थी, किस वर्ग में, कितने केजी के वर्ग में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी। चलिए, देख सकते हैं विनेश फोगाट का। अगर देखा जाए बेचारी 2016 में जब रियो ओलंपिक हुआ वहां पे भी उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ा। क्वार्टर फाइनल में जब हुआ 2020 में टोक्यो में, वहां पे क्वार्टर फाइनल्स में वो फिर हारी। ठीक है, और इस करते करते देखिए उनका स्ट्रगल कितना बढ़िया वो था कि उसके बाद भी जब लोगों ने उनसे उम्मीद छोड़ दिया, और जब आप देखा जाए कि जब वो आपके ब्रिजभूषण के अगेंस्ट में जब वो मोर्चे पे खड़ी थी, ये और बजरंग पुनिया और आपके साक्षी मलिक, तो आपने देखा होगा कि वहां पर उसके बाद उनके कैरियर को लोग खत्म मान रहे थे। उन्होंने फिर अपने आप को तैयार किया इसके बाद। ठीक है, 50 केजी में ये पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, चलिए, इससे पहले 53 केजी में भी ये रही हैं, 56 केजी में भी रही हैं। चलिए, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टोक्यो में ओलंपिक स्वर्ण पदक की जो विजेता थी यूवी सुसाकी, उनको भी उन्होंने हराया, और आपके यूरोपियन चैंपियन की ओक्साना लिवाच, उनको भी उन्होंने हराया था। मतलब कहा था कि जो जिस दिन रहा था, जिस दिन उन्होंने सिल्वर के लिए कंटेंट किया था और जो फाइट कर रही थी, उस दिन उन्होंने 3 फाइटर्स के साथ फाइट की थी और तीनों उन्होंने जीता था। तो कहा जाए कि इस बार प्रबल दावेदार थी। चलिए, भारत की किस्मत, उनकी किस्मत। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना के किस क्षेत्र में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम, लद्दाख, जैसलमेर। चलिए, जल्दी जवाब देंगे। दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। इस बार अगर देखा जाए ओलंपिक में हम लोगों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जो है जीते हैं। 1 सिल्वर जीतने वाले कौन थे? आपके चोपड़ा जी। चलिए, इसका सही जवाब है आपका लद्दाख। लद्दाख इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके। यहां पर आपका लद्दाख में आप देखेंगे एक प्लेन है जिसका नाम है देपसांग प्लेन। ठीक है, यहीं पर ये अभ्यास हो रहा है। देपसांग प्लेन जो है यहीं पे पर्वत प्रहार हुआ है। जनरली इस तरह का जो भी हम लोग करते हैं एक बड़ी ऊंचाई पर, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये पूरा का पूरा जो है आपका चल रहा है सारा सिस्टम, मध्य पर्वत प्रहार अभ्यास जो चल रहा है। और इस अभ्यास में अगर हम लोग देखेंगे तो अभ्यास में क्या है कि भारतीय चीन सीमा का जो बीहड़ इलाका है, जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर क्या आप देख रहे होंगे, देपसांग प्लेन। ठीक है, यहीं पर ये पूरा का पूरा हो रहा है। और इस पूरे में इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपके टैंक्स, KR-9 वर्ष तोपखाने और UAV जैसी परिसंपत्तियों का प्रदर्शन किया गया है इधर बीच में। और आपका सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कहीं आपके क्लॉडिया शेनबॉम, नाम सुना होगा, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश की हैं आपको जवाब देना है। आपके पास जो विकल्प हैं, पहला विकल्प है डेट इज द ब्राजील, सेकंड वन इज द चिली, तीसरा कोलंबिया और चौथा मैक्सिको। ये आपके विकल्प होते हैं। चलिए, जल्दी जवाब देंगे। पूनम कुमारी, हर हर महादेव। चलिए, नीलम विश्वकर्मा जी स्वागत है आपका। रविलाल जोहार। चलिए, आपके पास जो विकल्प आ रहे हैं, जो आपके पास कि क्लॉडिया शेनबॉम जो है अभी हाल में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए, इसमें जितने भी देश हैं वो सारे के सारे आपके साउथ अमेरिका की कंट्री है। सबसे बड़ा देश वहां का होता है डेट इज द ब्राजील। ठीक है, उसके बाद आपका चिली, एटाकामा डेजर्ट के लिए आप बेहतर तरीके से जानते हैं, कोलंबिया और मैक्सिको। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको सुना होगा, चांदी का देश है।
कहा जाता है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, तो अगर इसका जो सही जवाब आता है दैट इज द मैक्सिको इज द राइट आंसर। मैक्सिको इसका सही जवाब है। आपकी अभी हाल में क्लॉडिया सेनबॉम जो है वो आपके मैक्सिको की आपकी बनी है क्या, आपकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला है जो आपकी राष्ट्रपति बनकर आई है मैक्सिको में। आप देख सकते हैं क्लॉडिया सेनबॉम, ठीक है, यह है आपकी, ठीक है, मैक्सिको की है। मैक्सिको की ये पहली आपकी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनके बारे में कुछ और जान लिया जाए कि क्लॉडिया सेनबॉम को हम लोग किस लिए जानते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति होने से पूर्व ये एक पर्यावरणविद यानी कि एक जलवायु वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही थी, और इसके बाद ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और इससे पूर्व वो मैक्सिको सिटी में पूर्व में मेयर रह चुकी हैं और लेफ्ट की पॉलिटिक्स यानी कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, आप सुने होंगे, लिबरलिज्म के बारे में सुना होगा, कई तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ठीक है, उसमें जो लेफ्टिस्ट विंग को रिप्रेजेंट करने का काम ये आपके करती हैं वहां पर। और 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है आपके मैक्सिको की। और एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पर यह है, चलिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 1953 जो आपको समय दिखाई दे रहा है, इस 1953 का जो कार्यकाल जो था, ये सब टेन्योर था, इस दौरान जो है पहली बार मैक्सिको में महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है। और वोटिंग देने का अधिकार तो बहुत दूर की चीज थी, इससे पहले नहीं था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं। और इस बार कुछ ग्रैंड स्लैम से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, खासतौर से फ्रेंच और विंबलडन को मैंने फोकस किया है, और उससे संबंधित प्रश्न है आपके सामने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आपके पास है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, मार्सेलो अरेवालो, रोजर, कार्लोस अल्कराज। ये चार आपके पास विकल्प हैं। चलिए जल्दी जवाब देंगे। बड़ा ही फेमस नाम है, खासतौर से जो आपके इसके जो विजेता हैं वो आपके कार्लोस अल्कराज हैं। डी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ के हैं जरा मुझे ये बताइएगा। ये आपके स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया था। इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया है इन्होंने। आप देख सकते हैं ये है आपके कार्लोस अल्कराज, ठीक है, और इन्होंने आपके अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो आपके जर्मनी के हैं उनको हराया है। चलिए अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, या कुछ इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। आपके कार्लोस जो हैं, कार्लोस आपके जो हैं अल्कराज जो हैं, ये आपके स्पेन के हैं, स्पेनिश हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो हैं वो आपके जर्मनी के हैं। कार्लोस अल्कराज का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है, और अभी तक 2022 में उन्होंने अमेरिकी ओपन जीता, 2023 का ये विंबलडन भी जीत चुके हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखेंगे। यहीं पे याद रखिए विंबलडन के बारे में भी, वहां पर भी कार्लोस अल्कराज ही आपके क्या हैं, विजेता रहे हैं। विक्रम वर्मा वेलकम। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? आपके पास जो विकल्प हैं, जैस्मिन पाओलिनी, ईगा स्विएटेक, कोको गॉफ और कैटरीना सिनियाकोवा। ये चार आपके पास विकल्प मौजूद हैं। चलिए जल्दी जवाब देंगे सब लोग। चलिए जया जी, ठीक है, इसका जो सही जवाब है डेट इज ईगा स्विएटेक जो है, ये आपके सही जवाब रहेगा। ठीक है, पोलैंड की ये रही हैं, एक पॉलिश कहा जाए कि पोलैंड की आपकी रही हैं, ये आपके टेनिस प्लेयर रही हैं, और इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया है आपके फ्रेंच ओपन में इस बार के 2024 में। तो आप देख सकते हैं महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक जो है, इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी, आप देख सकते हैं जैस्मिन पाओलिनी की तस्वीर है जो आपके इटली की हैं। ठीक है, वर्ल्ड क्या कहते हैं टेनिस एसोसिएशन की तरफ से अभी नंबर 1 पोजीशन जो है आपकी ईगा की है। और इस समय तक देखा जाए तो ईगा की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इससे पहले आप लोगों ने नहीं नाम सुना होगा, डेट इज द मोनिका सेलेस। और जस्टिन हैनिन के बाद
कहा जाए ईगा जो है लगातार 3 वर्षों में खिताब जीतने वाली ये तीसरी महिला खिलाड़ी बनी है। ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है तो इसको याद रखेंगे, अपने दिमाग में रखे रहेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? कल हम लोगों ने बात किया था तो हम लोगों ने आपके वर्ल्ड लायन डे के बारे में बात किया, वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में बात किया था, और इसी क्रम में जो छूटा हुआ जो रह गया था डेट वाज आपका क्या है, डेट इज टाइगर। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो अगर देखा जाए मनाया जाता है 2006 में, अगर देखा जाए तो किस किस तारीख को है? आपके पास विकल्प हैं 24 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 29 जुलाई। ये आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। चलिए, कपिल देव कुमार 29 जुलाई, विष्णु गुप्ता 29 जुलाई, विवेक जी अभी किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब है डेट इज 29 ऑफ जुलाई इज द राइट आंसर। 29 जुलाई आपका सही विकल्प है। देखिए 2006 में आप भारत में शेरों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 1411। इस समय दुनिया में मैक्सिमम टाइगर जो है वो कहाँ पर है? आपके इंडिया में है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए लगभग 3500 से ज़्यादा टाइगर हमारे पास मौजूद है। 2022 तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2010 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ये जो हम लोगों ने इंटरनेशनल टाइगर डे मना रहे हैं ये आपके कब से मनाया जा रहा है? ये आपके 2010 से मनाया जा रहा है। 2010 का अगर हम डाटा देखें तो उसमें टाइगरों की संख्या हमारे पास 1706 थी। फिर इसके बाद 2014 में बढ़ती है, 2018 में बढ़ती है, और अभी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ते हुए लगभग आपके 3000 के करीब 3682 हो चुकी है। यानी कि 2010 से लेकर के 2024 तक सरकार के प्रयास की वजह से 1973 से हम लोग आपके टाइगर प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं, और वहाँ से देखा जाए 29 जुलाई 2024 से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो टाइगर्स कहाँ पर, चाइना में भी टाइगर्स अवेलेबल हैं, इंडिया में टाइगर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपने साइबेरियन टाइगर्स का भी नाम सुना होगा। तो 29 जुलाई को बाघों को संरक्षण देने के लिए, उनकी प्रजाति जो विलुप्त हो रही है उनको बचाने के उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है। और अब भारत में जो टाइगरों की संख्या जो है वो 1706 से बढ़ते हुए 3668 2023 तक हो चुके थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि भारत जो है अकेले सिंगल हैंडली 70% जो टाइगर्स हैं वो भारत में मौजूद हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए काम की चीज है, शायद सरकार आप लोग की सुन ले। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहा है कि हाल में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च की है? देख लीजिए, वोट देने से पहले सोच लीजिएगा ऐसा कोई स्कीम आप लोग के लिए आ रहा है कि नहीं। हाँ, अनु राजपूत वेलकम, गुड इवनिंग। सबीना गुड इवनिंग। चलिए आपके लिए बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च किया है? आपके पास विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प आपका है राजस्थान, तीसरा विकल्प आपका केरल और चौथा आपका गुजरात। चलिए जल्दी जवाब देंगे। इसका सही जवाब है सांगा जी, बिल्कुल सही, डेट इज द महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ठीक है, एकनाथ जी जो है वहां पर काफी प्रोग्राम निकाल रहे हैं। अभी वहां पर महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें महिलाओं को लगभग 18,000 रुपये सालाना प्रोवाइड किया जाएगा, 1500 रुपये पर महीने के हिसाब से। ठीक है, रक्षाबंधन के समय में माँ बहन योजना स्टार्ट किया गया था वहाँ पर। और अब उसी से पहले सरकार की तरफ से एक प्रयास है, ठीक है, कि लड़कों के लिए कुछ किया जाए कि नहीं है। तो झारखंड में लड़कों के लिए कुछ नहीं है जी, कोई बात नहीं, वोट आपके पास है, मत दीजिए, सोच के देखिएगा। आपके पास आपका वोट है, अगर आपके काम का नहीं है, अगर जो सत्ता में कोई भी पार्टी अगर बैठी, अगर वो आपकी काम के हिसाब से काम नहीं कर रही है, आपने जो जिम्मेदारियां दी उसको नहीं निभा रही है, हटाइए। आपके पास वोट की ताकत है। चलिए अब इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आता है आपका महाराष्ट्र। चलिए देख लेते हैं। महाराष्ट्र में 18 जुलाई 2024 को वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपका क्या किया, लाडला भाई योजना प्रारंभ किया। क्या किया जा रहा है, 12वीं पास करने वाले जो भी युवा हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है।
इसी तरह से डिप्लोमा अगर कोई किया हुआ है तो उसको 8,000 रुपये का महीने में राशि दी जा रही है। और याद रखिएगा ये सालाना नहीं है, महीने की है, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर स्नातक है तो 10,000 रुपये की प्रति माह जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। और इस योजना के तहत कोई भी युवक 1 साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर पाएगा और उसके बाद उसके जो अनुभव वो प्राप्त करेगा उस अनुभव के हिसाब से उसे रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक अच्छा है, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? आपका अगला प्रश्न, आपके पास प्रश्न है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? आपके पास बांग्लादेश है विकल्प, पहला विकल्प, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान और चौथा आपका श्रीलंका है। चलिए सांगा जी आपका जवाब डी, विवेक श्रीलंका, अप्पू कुमारी डी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, कोई नई न्यूज नहीं है। श्रीलंका, इसके बारे में आपको मालूम होगा, T20 का मैच चल रहा था और उसमें आपका भारत को चेस करना था 165 रन, 20 ओवर में भारत ने 165 रन बनाया था टॉस जीत करके और श्रीलंका ने उसे जीत लिया था। 167 रन उन्होंने बना दिया था आपके 18.4 ही ओवर में, याद होगा ये मैच। और उसमें अगर देखा जाए तो आपको कल उनके बारे में बताया भी गया था, उसकी जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? चमारी अट्टापट्टू, ठीक है। तो वो उसमें रही है, मेजर भूमिका उन्होंने अपना निभाया था इसमें। तो श्रीलंका जो है आपको अगर देखा जाए आयोजित वुमेन एशिया कप जो हुआ था उसमें श्रीलंका ने भारत को हरा करके पहली बार चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। और ये अभी तक का 9वां संस्करण है और मैक्सिमम संस्करण में आपको ये भी बता रहा हूँ कि 6 से 7 संस्करण सिर्फ अकेले भारत ने जीता है, ठीक है। भारत ने फाइनल के मुकाबले में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की थी, 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे और 2 विकेट पे ही इन्होंने 18.4 ओवर में ही ये 167 रन इन्होंने बना लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं 2004 से लेकर के ये सारे संस्करण हुए हैं आपके एशिया कप के, जिसमें आप देखेंगे तो आपको अभी तक नजर आएगा कि 7 बार जो है T20 में अगर देखा जाए और ODI का अगर हम लोग देखें, रिकॉर्ड देखें एशिया कप का, तो उसमें कौन जीता है? आपका इंडिया जीता है। लेकिन इससे पिछली बार जो था बांग्लादेश जीता था 2018 में और इस बार श्रीलंका में 2024 का जीता है। तो आप देख सकते हैं आपके चमारी अट्टापट्टू आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। इनका एक हिस्टोरिकल विन रहा है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। और भारत के कप्तान का नाम याद रखिएगा, दैट इज द हरमनप्रीत कौर, जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर जो है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में भारत की कप्तान रही थी। नसरीन सुल्ताना, गुड इवनिंग। श्रीलंका की जो महिला टीम की कप्तान है आपकी चमारी अट्टापट्टू हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? विकल्प आपका कौन सा है? पहला म्यांमार, दूसरा विकल्प है आपका नेपाल, तीसरा विकल्प आपका श्रीलंका है और चौथा विकल्प आपका बांग्लादेश है। ये 4 विकल्प आपके पास मौजूद होते हैं। चलिए, केपी शर्मा ओली कहां पर हैं? तो पुराना नाम है, कोई नया नाम नहीं है, चौथी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये आपके नेपाल के हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं। जो आपके दहल प्रचंड हैं वहां पर, प्रचंड दहल जो हैं उनको रिप्लेस करके अब आपके ये बने हैं आपके केपी शर्मा ओली। यहाँ पे प्रचंड जी की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो हैं आपके कम्युनिस्ट यानी लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं और इनके साथ सरकार बनने से कहीं ना कहीं भारत की समस्याएं बढ़ जाती हैं क्योंकि इनका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। चलिए, तो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं और इससे पहले जो आपके पुष्पकमल दहल प्रचंड जो थे उन्होंने विश्वास मत खो दिया था और वहां के संविधान के आर्टिकल 76 के 2 के तहत जो है नई सरकार का गठन हुआ है और वहां की सबसे बड़ी पार्टी जो आपकी नेपाली कांग्रेस के समर्थन से ये चौथी बार आपके बने हैं क्या?
प्रधानमंत्री बने। चलिए एक और प्रश्न जो आपके पास ये है, मुझे आप ये बताइए कि आपकी इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ एरियाज हैं जिसको लेकर के डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिस्प्यूट्स है। आपके काली रिवर के आसपास का एक क्षेत्र है जिसको लेकर के हमेशा विवाद रहा है, और इस चीज़ के ऊपर जो है, जब आपकी बात किया जाए कि सिंगोली की जब ट्रीटी हुई थी, उस चीज़ को लेकर के समय से विवाद जो है ये चल रहा है। आज खास तौर से पिछले जब से यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तब से विवाद काफ़ी बढ़ा रहा है। उस क्षेत्र का नाम क्या है? गुलाम सरवर, गुड इवनिंग। चलिए उस क्षेत्र का नाम बताइएगा, नेपाल में वो कौन सा क्षेत्र है? चलिए मैं मैप पे आपको दिखा देता हूँ। नेपाल में अगर देखेंगे तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्या? काला पानी। ठीक है, काली रिवर के इर्द गिर्द का क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए काली रिवर ये बह रही है। ठीक है, यहाँ का क्षेत्र है काला पानी, और काला पानी जो है यहाँ पर नेपाल जो है दो देशों के बीच में, ये जो लोकेशन है वो दो देशों के बीच में ट्राई जंक्शन बनाता है। ट्राई जंक्शन किसके किसके बीच में बनता है? एक चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया, एक नेपाल हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर जो लेपू लेक के पास का जो एरिया है, लेपू लेक याद रखिएगा भारत को और नेपाल को कनेक्ट करता है। लेपू लेक के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर आपका जो उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया आपका, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है काला पानी, और इस काला पानी को लेकर के लंबे समय से जो एक डिस्प्यूट चला आ रहा है। आपके देखिए 1816 में आपकी क्या कहते हैं बैटल हुआ था आपके ब्रिटिशर्स और नेपाली जो आर्मी थी उनके बीच में, और वहां पर उसके थ्रू जो एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसका नाम था सुगौली की ट्रिटी, और उसके बाद ये माना गया था कि काली रिवर जो है उसे बाउंड्री माना जाएगा आपके इंडिया और नेपाल के बीच का। ठीक है, और वहां पर क्योंकि नदी ने अपना बहाव 100 सालों के बाद जो है, जनरली आपकी नदी जो है अपनी दिशा और अपना जो मोड़ होता है उसको उससे बदल जाती है, उसको मूव कर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में विवाद हो चुका है काला पानी को लेकर के, इस क्षेत्र को लेकर के लंबे समय से विवाद उभरता हुआ आ रहा है। ये प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो जान लीजिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मैंने ऑलरेडी अभी इसका जवाब दिया है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पूनम कुमारी, चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए इसका जो सही जवाब है डेट इज कार्लोस अल्कराज। इनके बारे में डिटेल में मैंने भी बताया था, स्पेन के हैं, स्पेन की सनसनी है इस समय, और कहा जाए खास तौर से इन्होंने आपके क्या कहते हैं इससे पहले पेरिस के अलावा आपका विंबलडन भी ये जीता है, और इनका अभी तक ये चौथा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? आपके पास विकल्प है जैस्मिन पाओलिनी, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, कैटरीना सिनियाकोवा, ट्रेलर टाउनसेंड। चलिए बात करते हैं, मैं जवाब का वेट कर रहा हूं। ठीक है, इसका सही जवाब है बारबोरा क्रेजिस्कोवा। ठीक है, बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो है इन्होंने इस बार का ये जीता है। ठीक है, इससे पहले अगर मेल का देखा जाए तो मेल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता था, और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा जो है वो आपकी चेक रिपब्लिकन की रही हैं। उन्होंने इस बार का विंबलडन 2024 में जीता है, जहां पर अगर देखा जाए कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरा विंबलडन ये जीता था। वहीं पे कहा जाए कि बारबोरा क्रेजिस्कोवा का ये पहला था, और इसमें भी उनका कंपटीटर कौन सा था याद कीजिए कि ईगा स्टेविक थी, उनके साथ भी फाइनल में बैटल हुआ था किसका? जैस्मिन पाओलिनी का, और यहाँ पर भी आपके क्रेजिस्कोवा का था किसके साथ? जैस्मिन पाओलिनी के साथ हुआ, और यहाँ पे भी जैस्मिन पाओलिनी जो है वो हार गई। इटालियन है जैस्मिन पाओलिनी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जैस्मिन पाओलिनी, और ये आपकी क्या हो गई? आपका बारबोरा क्रेजिस्कोवा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिवस या हिंदी सम्मान जीता है? ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है। आपके पास विकल्प हैं डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर अनीता चौधरी, डॉक्टर रमन हरितवाल, डॉक्टर कुलदीप राणा। चलिए जल्दी जवाब देंगे।
चलिए जल्दी जवाब देंगे। इसका जो सही जवाब है डेट इज डॉक्टर उषा ठाकुर। उषा ठाकुर इज द राइट आंसर। आपका सही जवाब उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर को दिया गया है लगभग हिंदी और नेपाली भाषा की लगभग 40 से ज़्यादा साहित्यों का उन्होंने क्या किया है, आपका अनुवाद किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। ये रही आपकी डॉक्टर उषा ठाकुर, ठीक है। नेपाल भारत साहित्य समारोह के अंतर्गत, ठीक है, खास तौर से भारतीय राजदूतावास द्वारा जो है काठमांडू में इसे आयोजित किया गया था और उन्हें 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। इस बार के लिए मान के चलिए कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनको ये हिंदी सम्मान हिंदी साहित्य के विकास के लिए ये सम्मान दिया गया है और लगभग 40 से ज़्यादा साहित्यकारों की उन्होंने जो भी आपके जो लिटरेचर थे उसको उन्होंने अनुवाद किया है। और ये अवार्ड किसकी तरफ से दिया जाता है ये भी याद रखिएगा, ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? आपके पास विकल्प है लिथुआनिया, ठीक है, पुर्तगाल, माल्टा और नेदरलैंड। जल्दी जवाब देंगे। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। अंजलि लिथुआनिया, ठीक है, रॉकी ए, गुलाम सरवर बी, नसरीन बी। चलिए जिन लोग का जवाब पुर्तगाल है या पुर्तगीज है या वो उनके लिए कुडोज, ठीक है। उनके लिए अगर कहा जाए कि उनका जवाब बिल्कुल सही है, पुर्तगाल के रहे हैं आपके यूरोपीय परिषद यूरोपीय काउंसिल के ये नए अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये न्यू प्रेसिडेंट घोषित किया गया है आपके यूरोपियन काउंसिल में। इनसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि बीच में इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्ज लगे थे जिसके हिसाब से उन्हें हटाया गया था, लेकिन फिर ये दोबारा 2015 से लेकर के 2023 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं और इनके ऊपर एक मामले में जांच, भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की जांच हो रही थी और इसलिए कोस्टा में मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कम से कम एक गनीमत है हमारे यहाँ, वहाँ के हमारे यहाँ अगर लोग रहेंगे हेड रहेंगे तो इस्तीफा देना तो दूर की चीज़ है, ठीक है, वो तो बने ही रहेंगे कुर्सी पर, लेकिन कम से कम ये गनीमत था कि आपके जो कोस्टा जो थे उन्होंने बाकायदा अपने पद से इस्तीफा दिया, फिर दोबारा जब वहाँ से क्लीन चिट मिली है तो फिर ये दोबारा उस पोजीशन को होल्ड किए हैं, ठीक है। तो उर्सुला वॉन डेर जो है इसमें यूरोपीय कमीशन की दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? आपके पास विकल्प है मनोज तिवारी, पप्पू यादव, तीसरा राहुल गांधी और चौथा विकल्प है ओम बिरला। बहुत ज्यादा आप अभी इसको न्यूज में देख भी रहे होंगे, हमेशा आजकल जब लोकसभा का जब सेशन चल रहा होगा तो उसमें आप लोग देखते होंगे। हाँ जरूर देखा होगा आशुतोष आपने मुझे। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न था और सबका जवाब सही आ रहा है। वो जवाब क्या है? दैट इज द ओम बिरला इज द राइट आंसर, ठीक है। ओम बिरला जो है ये आपका सही जवाब है। थोड़ा सा जान लेते हैं लोकसभा के बारे में, लोकसभा के स्पीकर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया जाए, ठीक है। आपका अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ दो तरह का हाउस है, एक लोअर हाउस है और एक आपका अपर हाउस है। मैं यहाँ पे सिर्फ लोकसभा के स्पीकर की बात हुई तो मैं सिर्फ लोअर हाउस की बात करने जा रहा हूँ। कितनी सीटें हैं? 552 मेंबर हैं टोटल इसमें और इसमें 530 मेंबर जो हैं आपके इलेक्टेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के और 20 मेंबर जो हैं आपकी यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। 2 मेंबर जो है एंग्लो इंडियन जो होते हैं उसको नॉमिनेट करते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हो गया। और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल जो है, उनका टर्म जो है वो 5 साल के लिए होता है। तो थोड़ा बहुत हमने जानकारी लोकसभा के बारे में बेसिक चीजें जान ली, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है तो उसके पद के लिए एक होता है मेंबर जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीकर। उसे चुनते कैसे हैं? तो लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा के मेंबर के द्वारा एक और स्पीकर की जगह पे एक डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है और जब स्पीकर नहीं होता तो उसके अब्सेंस में आपका डिप्टी स्पीकर कार्यरत होते हैं।
इस समय जो लोकसभा का अगर देखा जाए 18वीं लोकसभा जो है उसमें दूसरी बार आपके चुने जाने वाले ये छठे स्पीकर हैं। इससे पहले कई और स्पीकर्स रहे हैं जो दो दो टर्म अपना कर चुके हैं, तो दूसरी बार चुने जाने वाले ये छठे स्पीकर हैं। ओम बिरला लगातार इनका दूसरा टर्म रहा है। क्यों स्पीकर का पद महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको जानने के लिए मनी बिल कौन होगा, धन विधेयक क्या होगा, उसको निर्धारित कौन करता है, स्पीकर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है तो उसकी सिटिंग को हेड कौन करता है, स्पीकर। कोई भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कौन करेगा, स्पीकर। ठीक है। कास्टिंग वोट के बारे में अगर देखा जाए, सारे के सारे वोट जो आपस में बराबर हो जाएं तो उसमें एक डिसाइडिंग वोट जो होता है किसका होगा, एज ए मेंबर कौन देता है, स्पीकर। तो कहा जाए एक महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके अगर देखा जाए तो दोबारा चुना गया ओम बिरला को। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी याद रखिएगा इसके रिगार्डिंग कि ये संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करते हैं। ये याद रखिए, अगर स्पीकर का पद खाली हो जाए तो 95(1) के तहत जो है डिप्टी स्पीकर उस सदन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। जनरली स्पीकर जो चुना जाता है वो सत्तारूढ़ पार्टी या सबसे बड़ी जो गठबंधन होती है उससे ही चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव बने हैं? आपके पास विकल्प है एडन वॉटसन, जॉय जॉनसन, केन मूडी, मार्क रूट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए, जल्दी जवाब देंगे, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, नेक्स्ट जेपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके क्लास लीजिए। ठीक है, आप अपना कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग अगर उसको अगर मेंशन करेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट देखने के बाद मुझे कमेंट्स याद नहीं रहते बेटा आप लोग के, तो उसमें समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन हाँ, वीडियोस के बाद जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अगर आप मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली मैं उसके हिसाब से ऑपरेट करूँगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है आपके मार्क रूट। तो जिन लोग का जवाब मार्क रूट है, ठीक है, कुडोस फॉर देम, उनके लिए उनका जवाब बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं मार्क रूट है ये आपके दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन है आपका नाटो, ठीक है, उसमें अगर कहा जाए तो मार्क रूट है। ये नेदरलैंड के आपके क्या हैं, आपके प्रधानमंत्री रहे हैं और अब इन्हें नया महासचिव नियुक्त किया गया है आपके नाटो का। ठीक है, इससे पहले देखा जाए तो नॉर्वे के आपके जेंस स्टोलनबर्ग जो थे वो आपके थे, अब उन्होंने पद खाली किया है और अब जेंस स्टोलनबर्ग की जगह पर आपका देखा जाए नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसको, आपके मार्क रूट को। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। थोड़ा सा नाटो के बारे में आप मुझे एक इन्फॉर्मेशन दें। अभी नाटो का आखिरी एक मेंबर जुड़ा है, 31st मेंबर कौन जुड़ कर करके आया है नाटो में, ये आप मुझे जरा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिनलैंड जो है, यानी कि आपका फिनलैंड जो है आपका क्या है, ये आपका नाटो का 31वां मेंबर बनकर के आया है। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, अपने आप में दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में माना जाता है। अभी तक टोटल 31 मेंबर हो चुके हैं। आप एक बार लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि दीज आर द मेंबर्स। 1949 में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इस तरह से करते करते अभी तक 2023 तक लगभग 31 मेंबर हो चुके हैं आपके नाटो में। ठीक है, नाटो जब स्टैब्लिश किया गया था उसके पीछे रीजन क्या था, ये था कि रशिया को काउंटर कैसे किया जाएगा। अमेरिका ने ये अलायंस तैयार किया गया था टू काउंटर रशिया। उस समय का ये रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था। ठीक है, तो अभी तक 31 मेंबर्स इसके अंदर में इंक्लूडेड है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बना है? आपके पास विकल्प है जलगांव महाराष्ट्र, कोझिकोड केरला, सीकर राजस्थान और भोपाल मध्य प्रदेश। 31वां मेंबर जो था वो आपका फिनलैंड था। 32वें मेंबर का नाम बताइएगा विष्णुगुप्त। चलिए
अभी जो हाल में जो आपका पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बनाया गया है दैट इज कोझिकोड। केरला का ये है, पहले इसे कलिकट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे सिटी ऑफ लिटरेचर बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी रेट। ठीक है, इनकी लिटरेसी रेट को ध्यान में रख करके ये किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है 96.8% है इस शहर की। और यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था, पहले इसे कलिकट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कलिकट का मतलब क्या होता है? किलेबंद महल। ठीक है, कोइल कोटा नाम था पहले, किले से ही रिलेटेड है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा जब वास्को डी गामा आए थे तो जमोरिन नाम का एक किंग हुआ करता था जिसने स्वागत किया था, और वो स्वागत कहाँ पे हुआ था? कलिकट में। ये सबके लिए है सभी ना। करंट अफेयर्स किसी एक स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए नहीं होता, ये सब सारे एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कोझिकोड जो है आपके केरला में किस पोजीशन पर है। चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? आपके पास विकल्प है 18 जून को, 20 जून को, 21 जून को, 23 जून को। चलिए जल्दी जवाब देंगे आप लोग। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। इस समय अगर बात किया जाए, आप लोग जवाब देते रहिएगा, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं क्योंकि आज समय का अभाव है और क्योंकि आज सेशन लेट चला है, तो आप अपने सवाल का जवाब देते रहिए। अभी अगर हम लोग बात करें कि रिफ्यूजीज जो हैं, अगर आज के डेट में भारत की कंडीशन में 2023 तक बता दूं तो कितने तक हैं कि इंडिया में अकेले जो है लगभग 2.5 लाख रिफ्यूजी एंड एसाइलम हैं जो सीकिंग कर रहे हैं इस समय। जहां पे अगर देखा जाए जो रिफ्यूजीज यहाँ पे माइग्रेट होकर के आए हैं उसमें आपको अगर देखेंगे तो आपको कहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको लगभग 108.4 मिलियन के करीब जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती रिप्लेस किया गया है। ठीक है, इस समय सीरिया जो है एक मेजर रहा है रिफ्यूजी के लिए, एक मेजर कंसर्न पूरे ग्लोबल लेवल पर रहा है। इसमें 40% जो है ऐसे लोग हैं जिनकी आयु जो है आपके 18 साल से कम की है। ठीक है, और इंडिया में लगभग 2.5 लाख रिफ्यूजी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय। तो अगर देखा जाए इसका सही जवाब क्या है, आंसर अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब है दैट इज 20th ऑफ जून। 20 जून को हम लोग इसको मनाते हैं। चलिए, तो 15 का आंसर हो गया आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? आपके पास विकल्प हैं 165, 169, 172 एंड 176। चलिए, हाँ समीर कुमार बिल्कुल सही है। 32वां जो है वो स्पेन है और 31st जो था दैट वाज द फिनलैंड। 2023 तक उसमें जो मेंबर जो थे वो आपके 31 हो चुके थे। चलिए, अभी इसके जवाब को देखते हैं। जो जवाब आपके सामने मौजूद है दैट इज, अभी तक मुझे कोई सही जवाब आपका दिखाई नहीं दिया है। हाल ही में जो जारी 2024 का जो पर्यावरण सूचकांक है उसमें जो सही जवाब आ रहा है दैट इज 176 इज द राइट आंसर। ठीक है, 176 जो है आपका सही जवाब है। आप देख सकते हैं इंडिया का रैंक 2024 में 166 रैंक रहा है आपके एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, 180 कंट्री में कह सकते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है,
ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे लीडिंग कंट्री कौन है? एस्टोनिया। ठीक है। आपने कुछ कंट्रीज का नाम सुना होगा जिन्हें हम लैटवियन कंट्रीज कहते हैं, लैथीविया, ल्यूथीनिया, एस्टोनिया, इस तरह के जो कंट्रीज हैं जो आपके एग्जैक्टली उसका लोकेशन अगर कहा जाए मैप पर कुछ इस जगह पर है। तो लैथीविया, ल्यूथेनिया, एस्टोनिया ये आपके यूक्रेन के आसपास के एरियाज के आसपास हैं, रशिया से कनेक्टेड हैं। ठीक है, रशिया से टूट करके ही अलग हुए थे। तो इसमें अगर देखा जाए एस्टोनिया जो है वो टॉप किया है वर्ल्ड मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री के रूप में जिन्हें जाना गया है। लगभग 58 इंडिकेटर्स के ऊपर ये डाटा निकाले गए हैं। तो इंपॉर्टेंट डाटा है ये, याद रखिएगा कि इंडिया का रैंक जो है बहुत अच्छा नहीं है। 176 पोजीशन है इंडिया की और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में। ठीक है, और इसको पब्लिश कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर देखा जाए येल यूनिवर्सिटी है, YALE, येल यूनिवर्सिटी जो है इसको पब्लिश करने का काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? आपके पास विकल्प है 114वां स्थान, 115वां स्थान, 116वां स्थान और 118वां स्थान। यानी कि विश्व शांति यानी वैश्विक शांति सूचकांक में देखा जाए भारत की पोजीशन क्या है? चलिए इसका सही जवाब देंगे लोग। ठीक है, 115वां बी नहीं, ए 114 नहीं, इसका सही जवाब है डेट इज 116। 116वां जो है सही स्थान है। इंडिया की पोजीशन 10 पॉइंट ऊपर गई है। ठीक है, पहले इसकी पोजीशन अगर देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन 163 कंट्रीज में 116th रैंक है। आपके 163 देशों में भारत का स्थान जो है ग्लोबल आपके पीस इंडेक्स में कौन सा स्थान होल्ड करता है इंडिया? तो आउट ऑफ 163 में 116 रैंक भारत होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। इसको निकालने का काम कौन करता है? तो इसको पब्लिश करता है आपका IEP। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस। ये एक संस्था है, पिछले कुछ समय से आजकल संस्थाओं के बारे में पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। दैट इज द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस जो है, ये जो संस्थान है आपके सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की जगह है आपका सिडनी। ठीक है, वहां पर। और जरा मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, चलिए तो ये जो संस्थान है इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये संस्थान जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है और 163 में भारत का स्थान कितना है? 116। ये तब है जब भारत का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक हुआ है। ठीक है, ये 18 संस्करण इसका निकाला गया था। इसमें सबसे लीडिंग और सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है? तो आपका आइसलैंड। ठीक है, आपके पास नॉर्वे के पास ही एक और कंट्री जिसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, छोटा सा है और आइसलैंड जो है वहां पर अगर देखा जाए वो सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है। चलिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत 10 पायदान चढ़ा है। 2023 में भारत की पोजीशन जो थी वो क्या थी? 126वीं थी और अब ये हमारी पोजीशन जो है 116वीं है। विष्णु गुप्ता बिल्कुल सही। कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिडनी और कैपिटल मत मार लीजिएगा, पर्थ कैपिटल नहीं मार लीजिएगा। कैनबेरा का नाम कहीं आप लोग को सुनाई नहीं देता है। ठीक है ना, वहाँ पे कोई क्रिकेट मैच होता है, जो भी मैच होता है या तो पर्थ में हो रहे हैं या फिर सिडनी में हो रहे हैं, तो आप लोग के दिमाग में वही एग्जिस्ट करता होगा। याद रखिएगा, कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? कितने राज्य हैं ये भी याद रखिएगा, 6 स्टेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किससे संबंधित हैं? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, बैडमिंटन से? अदिति बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैनबेरा इज द राइट आंसर। चलिए सांगा जी बिल्कुल सही जवाब। दैट इज हॉकी की बात किया जाए, हॉकी से कनेक्टेड रहे हैं। जनरली ये गोलकीपर थे आपके
पी श्रीजेश, द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी टीम कहा जाता है इनको। आप देख सकते हैं अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये जो आपका पेरिस ओलंपिक जो हुआ था वो लास्ट ओलंपिक था, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि पेरिस ओलंपिक में वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे। 2006 में इन्होंने राष्ट्रीय हॉकी में डेब्यू किया था और उस समय से ये थे, इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। ये अभी तक 328 हॉकी मैच ये खेल चुके थे और पीआर श्रीजेश को 2021 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो ये समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, बहुत ही बड़े प्लेयर का नाम है। भले हम लोग हॉकी को उतना इंडिया में उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कहा जाए तो राहुल द्रविड़ के बाद अगर कहा जाए किसी को वॉल के रूप में कंसीडर किया गया, दैट इज द पी श्रीजेश। ठीक है, चलिए। और इस बार भी इनका वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस आपने, सॉरी ओलंपिक में इनका परफॉर्मेंस आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज का हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, आपका जवाब है 127वां, 129वां, 133वां, 136वां। चलिए जल्दी जवाब देंगे। चलिए जल्दी जवाब देंगे। डेट इज द 129 इज द राइट आंसर। भारत की अगर स्थान की बात किया जाए तो 129वां स्थान भारत का रहा है। पिछले साल 127वां था, 2 पायदान हम लोग नीचे गिरे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में, और कहा जाए इस मामले में अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने से पता चलेगा कि आपका इसको निकालता कौन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंच, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आपका हर साल ग्लोबल आपका जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है। ठीक है, लिंग भेद अनुपात रिपोर्ट निकालता है ये रिपोर्ट, और इसमें 146 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 129वां है। और भारत गिर के पहले पिछले साल क्या था, 127वां था, वहां से नीचे गिरा है दोबारा। और दुनिया में सबसे ज्यादा जेंडर इक्वलिटी के लिए फेमस जो है वो कौन है, आपका आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो आइसलैंड जो है वहां पे जेंडर इक्वलिटी के लिए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वहां पर स्थान होल्ड करता है, आपको पहला स्थान होल्ड करता है। ठीक है, पिछले कुछ समय में देखा जाए भारत सरकार के द्वारा जो है इस दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी शिक्षा के पॉइंट में देखा जाए, एजुकेशन को लेकर के देखा जाए, आज भी जो फीमेल एजुकेशन को लेकर के सरकार के सारे प्रयास के बावजूद भी उसमें पिछड़ापन हमारे इस गिरी हुई रैंकिंग का एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। एक प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है? आपके पास विकल्प हैं चेन्नई, विशाखापट्टनम, लद्दाख, जैसलमेर। जल्दी जवाब देंगे। ओके, अभी इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आपको एक और इंफॉर्मेशन जो आज कल की न्यूज की है जो मैं अभी दूंगा। सुमन कुमारी, गुड इवनिंग। चलिए, अंजलि लिंडा जी बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है लद्दाख। ठीक है, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, इसका सवाल का मैं वेट कर रहा हूं। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आपको मालूम है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर और आपके क्या कहते हैं लद्दाख को आपके यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। अभी लद्दाख की हम बात करते हैं। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके बारे में आप मुझे इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। चलिए, ये आपका देखा जाए लेह लद्दाख का जो एरिया है, यहां पर दीपसांग प्लेन जो है वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, दीपसांग जो है वहां पर आपका ये प्लेन जो है वहां पे आप देखेंगे यहां पर ये सारा का सारा पर्वत प्रहरी जो है होने जा रहा है।
अच्छा, विष्णुगुप्त। एक तो आपका हो गया कारगिल, अभी तक 7 हुए नहीं हैं, मैं आपको इंश्योर कर दूं कि अभी तक जो है यहां पर एक हो गया कारगिल और दूसरा हो गया आपका लेह। ठीक है, ये 2 आपके इंपॉर्टेंट जो हैं डेस्टिनेशन हो गए लद्दाख के। अगर देखेंगे तो एक तो कारगिल है, दूसरा लेह है। इसके अलावा आपके अभी यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स और दिए जाएंगे। ठीक है, मुझे सभी का तो नाम याद नहीं, लेकिन कुछ का नाम याद है, मैं जो बता दें। जैसे एक क्षेत्र दिया जा रहा है नुब्रा, द्रास। इसके अलावा देखा जाए शाम, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया दिया जा रहा है। कारगिल और लेह तो ऑलरेडी पहले से थे। ठीक है, तो ये कुछ नए जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आने वाले समय में आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, क्योंकि लेह का जो एरिया लेह लद्दाख का जो एरिया है आप देखेंगे काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द्रास हो गया, गलवान हो गया, नुब्रा हो गया, ठीक है, शाम हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट थे, वन वाज कारगिल एंड सेकंड वन इज द लेह, लेकिन अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स और एड ऑन होने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देख सकते हैं भारतीय चीन सीमा पर पर्वत प्रहार के नाम से ये हो रहा है। आज का आपका आखिरी प्रश्न, हाल ही में मोहन चरण मांझी भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? विकल्प है झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका। चलिए, परेशान नहीं होना है बेटा, ये गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं, आप कितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर देखा जाए आपके मोहन चरण मांझी जो हैं अभी जो रहे आपके उड़ीसा के सीएम बने हैं। ठीक है, वहां पे लंबे समय से आपके क्या थे, नवीन पटनायक की सरकार थी। लगभग कहा जाए लंबे समय से नवीन पटनायक वहां पे रूल कर रहे थे। ये रहे आपके, देख सकते हैं, मोहन चरण मांझी। और आपके पूर्व सीएम अब यहाँ के गवर्नर हैं उड़ीसा के। ठीक है, रघुवर दास जी। ठीक है, 2016 में यही आपके थे सीएम। ठीक है, और मोहन चरण मांझी जो थे उन्होंने आपको अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा है कि 147 सीटों में लगभग 78 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर आई है। ठीक है, और नवीन पटनायक 2000 से लेकर के 2024 तक लगातार 24 सालों से आपके सीएम थे। लंबे समय से उनकी स्वास्थ्य भी खराब चल रही थी, और अब उनको रिप्लेस करके यहाँ पे अब कौन आया है, आपका नवीन पटनायक की जगह पर अब आपके नए सीएम हैं मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो ये आज का आपका सत्र यहाँ पे अंत की तरफ है। चलिए, आपको कैसा लग रहा है सेशन, ये जरूर बताएंगे। जो कमेंट बॉक्स है उस पर जरूर मेंशन करेंगे। आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और किस टॉपिक को चाहते हैं कि मैं लेकर के आऊं, उसके बारे में क्लासेस के बाद, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद, ठीक है, जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।